गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में जनरल जो रूल्स होता है वो सारा आपको बता दिया गया था। और लास्ट क्लास में हम लोग ये देख रहे थे कि कोई भी अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसका रेंज क्या होगा, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक उसी तरह से हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी देखे थे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर होता है, इसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लास का देख लेते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर n-8 से n तक होता है, जहां n क्या होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे वहां पे आपको बताया गया था कि बोरन फैमिली है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से -5 तक जाता है। कैसे होता है ये चीज आपको डिटेल में बता दिया गया था। ठीक उसी तरह से कार्बन फैमिली का है तो +2 से -4, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन फैमिली का अगर बात किया जाए कि कार्बन फैमिली का मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा +4 और मिनिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -4। ठीक उसी तरह से आपसे बात किया गया था हैलोजन फैमिली, तो हैलोजन फैमिली में मैक्सिमम जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7 और मिनिमम होगा -1। देखिए बात यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे बात किया गया हैलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। तो कुछ स्टूडेंट को ना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, इसके चलते फिर से आपको बता दिया जा रहा है। जब बात किया जा रहा है हैलोजन फैमिली, तो हैलोजन फैमिली में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे का बात किया जा रहा है, पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट का बात नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, जब हम लोग बात करेंगे फ्लोरीन का और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और अगर आप बोल देंगे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है तो ये गलत हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों गलत होगा, तो आपको पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आपको बता दिया जा रहा है। पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। ध्यान से सुनिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्लोरीन के अलावे कोई दूसरा एटम है ही नहीं है जो उसका इलेक्ट्रॉन को खींचे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बात किया जाए, देखिए फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 9। कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p5 हो गया। ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन तो है, बट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो हुंड्स रूल से जब आप लिखेंगे तो 2s में है सो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2p में है सो आपका 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहले क्या होता है, सिंगली ऑक्युपाई करता है और उसके बाद फिर डबल जाता है और स्पिन अपोजिट हो जाता है। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, लेकिन किसको देगा, ये तो सबसे ज्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसके अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता ही नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी को देगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे क्या होगा कि इसके आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, पूरे पीरियोडिक टेबल में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तब ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -1, जो कि आपको रूल में लिखा दिया गया कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब अगर आपसे बात किया जाए रेंज का
कि अच्छा बताइए फ्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। अब 0 क्यों होगा, तो अगर आपका F2 मोलिक्यूल है, ये सबसे पहला पॉइंट में लिखा दिया गया था कि कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो फ्लोरीन का F2 के केस में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। बाकी और कोई भी कंपाउंड है फ्लोरीन का तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज है सो -1। ध्यान से याद रखिएगा कि फ्लोरीन का मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा और मिनिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1। ठीक उसी तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5। अब इसका मतलब क्या, और ऑक्सीजन का जब हम आपसे बात कर रहे थे तो वहां पे 5 एक्सेप्शन बताए थे, नहीं? जनरली आपको क्या बताया गया था, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर जो है आपका 8 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 4। इसके आउटर सेल, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन है। उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसी का ज्यादा है। इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब आप हुंस रूल से बॉक्स डायग्राम बनाएंगे तो P में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। तो ये क्या कर सकता है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। और किसको देगा, फ्लोरीन को देगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सकता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सकता है, ये आपको एक्सेप्शन में लिखा चुके हैं। जैसे अगर बात किया जाए OF2, अब OF2 में आपको ये बता दिया गया था कि OF2 के केस में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो फ्लोरीन पे -1 और ऑक्सीजन पे +1। फिर उसी तरह से ये फ्लोरीन क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस फ्लोरीन पे -1 और इस ऑक्सीजन पे +1, तो ये +1 क्या हो गया, +2 हो गया। ये चीज आपको बता दिया गया था और वहां पर यह भी बताया गया था। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -2। समझ में आ रहा है सब लोग को। और वहां पे और एक्सेप्शन आपको बताए थे कि पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट है सो -1 हो जाता है। सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1/2 हो जाता है। ओजोनाइड के केस में माइनस है सो 1/3 हो जाता है। समझ में आ रहा है बात। अगर एक और कंपाउंड हम लोग लिए थे O2F2, तो इसके केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ये सब सारा आपको पॉइंट डिस्कस कर दिया गया था। तो अब आपसे बात किया जाए कि ऑक्सीजन का बताइए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 और मिनिमम क्या हो जाएगा, -2। समझ में आया। अब देखिए इसी पर एक क्वेश्चन आपसे करवाते हैं। यहां पे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पेरोक्साइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। आपको ये क्वेश्चन आ गया टेस्ट में कि ये इसमें से आप बताइए कि किसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है। अगर आप स्ट्रक्चर जानते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तब आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि किसमें है सो पेरोक्साइड बॉन्ड है और किसमें पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, आप क्या करो, सारे का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अब यहाँ पे जो अननोन एटम है वो कौन है, यहाँ पे अननोन एटम सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है और सल्फर है। आप क्या कीजिए, सारे कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए, जो रूल आप जानते हैं। तो रूल आप कैसे निकालते थे, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 और कितने हाइड्रोजन है, 2।
फिर आपको क्या बताया गया था, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप उसको x मान लीजिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेंगे और 2 सल्फर है तो 2x हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितना है 7 और से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि x का वैल्यू बताइए, ये राइट साइड जाएगा तो कितना होगा +14, यहां पे 2 है राइट साइड जाएगा तो -2 तो कितना हो गया +12 और अपॉन 2 करेंगे तो ये +6, यानी कि H2H2O7 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है सो क्या होता है +6 होता है। अब आइए इसमें बात हम लोग करते हैं, ये तो आपका A का हो गया, B का अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा +1 × 2, ठीक है, प्लस फिर 2x अब +8 इंटू क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर अगर आपसे कहा जाए तो देखिए तो x का वैल्यू क्या होगा, 8 इंटू -2 करेंगे 16, राइट साइड जाएगा तो +16, -2 करेंगे तो 14 और अपॉन 2 करेंगे तो +7, यानी कि जब यहां पे आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो +7 होता है। ठीक उसी तरह से C का अगर हम बात करें तो C में देखिए 2 इंटू +1 हाइड्रोजन का, उसके बाद सल्फर है x और फिर 5 इंटू -2 कर दीजिए इक्वल टू 0। यहाँ पे जब x का वैल्यू निकालिएगा राइट साइड जाएगा तो 10 हो जाएगा, अब -2 जब करेंगे तो +8 आ गया, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो गया। और यहाँ पे ठीक उसी तरह से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये 2.5 आ गया। अब आइए आप तो सारे का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, जब सारे का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लिए तब अब आप ये बताइए आपको क्या बताया गया है कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। और सल्फर जो है किस ग्रुप का एलिमेंट है 6A, नहीं सल्फर जो है 6A का एलिमेंट है। इसका मतलब अगर आप कहीं भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल रहे हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा हो गया तो वो गलत है। तो वहीं पे आप दिमाग लगा लीजिए कि जैसे देखिए अब यहां पे आपका ज्यादा आ गया +7, यहां पे आ गया +8, तो आप समझ जाइए कि वहां पर पेरोक्साइड बॉन्ड बन रहा है। क्या बोले, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कभी भी किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का आप जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाता है तब समझ लीजिएगा कि वहां पे पेरोक्साइड बॉन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को स्ट्रक्चर नहीं पता था लेकिन मेरे को आंसर पता चल गया कि इसका आंसर है सो बी और सी होगा। क्यों बी और सी होगा, क्योंकि बी में भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ गया और सी में भी ऑक्सीडेशन नंबर है सो +8 आ गया और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी +6 से ज्यादा नहीं होगा। इतना बात सब लोग को समझ में आ गया। तो यहां पे आंसर क्या आ गया, बी एंड सी। अब अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो स्ट्रक्चर बी का ऐसा होगा जो कि आपको केमिकल बॉन्ड में बता दिया गया है। इसको हम लोग है सो मार्शल एसिड के नाम से भी जानते हैं। और सी का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर ऐसा होगा और इसको हम लोग है सो कैरोज एसिड के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखिए एक पेरोक्सी बॉन्ड है, यहां पर देखिए एक पेरोक्सी बॉन्ड है। तो यही चीज आपसे पूछा जा रहा था कि ये चारों में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें पेरोक्सी बॉन्ड है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, बी और सी। और अगर स्ट्रक्चर लिख करके जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो आपका गलत नहीं होगा। जैसे आप देखिए अब यहां पे सल्फर का अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जाए तो चार्ज कंट्रीब्यूशन आपको बताया गया है। सल्फर और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसके चलते ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे क्या हो जाएगा +2। ठीक उसी तरह से इस ऑक्सीजन के भी चलते इस सल्फर पे +2, इस ऑक्सीजन के चलते +1 और इस ऑक्सीजन के चलते +1। देखिए +6 आया कि नहीं आया। यहां पर भी देखिए अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जाए तो इस ऑक्सीजन के चलते +2, नीचे वाला ऑक्सीजन के चलते +2, इस ऑक्सीजन के चलते +1 और इस ऑक्सीजन के चलते +1। यहां पर भी +6 आ रहा है। क्यों, क्योंकि पेरोक्सी बॉन्ड है।
बोलिए, बात समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको क्वेश्चन क्या आ गया ना कि CrO5 है, ठीक है, आप इसका बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करेंगे, सारा एक्सेप्शन मान लेते हैं, कुछ देर के लिए आप भूल गए, तो आप जो जनरल रूल जानते हैं उसी रूल से निकालिएगा। तो जब जनरल रूल आप जानते हो उस रूल से आप निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, दिस इंप्लाई क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर को x मानेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, तो प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू क्या करेंगे, 0। हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होता है, 0 होता है। अब यहां से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 10 आ गया। अब आप ये बताइए कि क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 10 पॉसिबल है? नहीं है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी 10 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से कभी भी ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो जब भी इस तरह का सिचुएशंस आए ना, तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है आप उसको लिख दीजिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्रोमियम का CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +6। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +6। जो मैक्सिमम होगा वही आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। अब अगर मालूम है आपको स्ट्रक्चर से, तो आप स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं। अब यहां पे स्ट्रक्चर से जब आप निकालिएगा तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। तो ये कब, जब आपको स्ट्रक्चर मालूम है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तब आप कैसे निकालेंगे, उसका मेथड बताया जा रहा है। यहाँ पे क्रोमियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस क्रोमियम पे कैसा चार्ज आएगा, +2। इस ऑक्सीजन के चलते क्या आ जाएगा, +1। इस ऑक्सीजन के चलते क्या आएगा, +1। इस ऑक्सीजन के चलते क्या आएगा, +1। और इस ऑक्सीजन के चलते क्या आएगा, +1। तो देखिए तो आपका क्या आ गया, +6 आया कि नहीं आया? बात सबको समझ में आया? तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस रहे और आप एक जनरल रूल से निकाल रहे हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा हो जाता है, तब आप क्या कीजिए कि जो मैक्सिमम उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही उसका आंसर होगा। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक नया टर्म आया, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, तो आप ऐसे समझ लीजिए 80% लोग जो हैं वो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। अब देखिए इसमें आप लोग तभी कहते हैं जब 80% बुक में लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है, बुक में जो लिखा हुआ है उसी को लोग कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 2011 में एक क्वेश्चन आया। उस समय इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो है टोटल 7 आया था मेरे पास। देखिए 2011 का IIT का एडवांस का क्वेश्चन है, तो उसमें 7 क्वेश्चन इंटीजर टाइप था, जिसमें 3 क्वेश्चन का आंसर 5 था, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन आया तो जो 20% लोग थे जो कह रहे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होता है, उसमें से 10% लोग और कहने लगे कि नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट है सो सेम होता है। अब ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि Na2S4O6, इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम टेट्राथायोनेट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में इंटीजर टाइप क्वेश्चन था कि द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ सल्फर एटम इन, और कह रहा था कि Na2S4O6 इज क्या होगा। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे और इसका आंसर है सो 5 आएगा। पहले तो इसको डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे HNO3 लिखा हुआ है, ठीक है। और आपसे कहा गया
इसमें अननोन एटम कौन सा है जिसका आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानते हैं? तो नाइट्रोजन। यानी कि HNO3 में नाइट्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जाए, किसी भी कंपाउंड में जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा गया वह एटम एक बार आया है। जैसे यहां पे नाइट्रोजन का निकालने के लिए कहा जा रहा है और नाइट्रोजन कितना बार आया? एक बार आया। तब हम कहेंगे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम होगा। अब सवाल ऐसा है कि क्यों बोला जा रहा है कि सेम है? तो आप जब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो फार्मूला से ही ना। तो जब फार्मूला से निकालिएगा तो आप ऑक्सीडेशन नंबर कहिए या ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए, दोनों सेम होगा। तो पहले तो आप एक लाइन लिख लीजिए। क्या लिखिएगा कि इफ ए कंपाउंड हैज सिंगल एटम of unknown oxidation number then oxidation number and oxidation state are same। जो अभी आपको एग्जांपल में बताया कि HNO3 है, यहां पर HNO3 में आपको निकालना क्या है? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे क्या कह रहा है? सिंगल एटम ऑफ अननोन ऑक्सीडेशन नंबर। तो नाइट्रोजन यहां पे सिंगल एटम है, तब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि जब भी निकालेंगे तो आप फार्मूला से निकालेंगे। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है वह एटम एक से ज्यादा टाइम्स आया है, मतलब 2 या 3 बार आया है, अब वहां पे अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है तो समझ जाइए कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए नहीं कहा गया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहा जा रहा है। एक लाइन और लिखिए कि इफ ए कंपाउंड हैव मोर देन वन एटम ऑफ सेम टाइप, कह रहा है कि अननोन ऑक्सीडेशन नंबर देन ऑक्सीडेशन नंबर इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ये क्या है, इसको आप एक एग्जांपल से पहले हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटाइट, ठीक है। अब आपको Fe3O4 दे दिया गया, ध्यान से सीखिएगा। Fe3O4 दे दिया गया और आपको कहा गया कि डिफरेंट जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहां पर Fe3O4 दे दिया गया और आपसे यहां पे कहा गया कि जो डिफरेंट आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए। और आप क्या करेंगे कि इसको फार्मूला से आप निकालेंगे। तो जब आप फार्मूला से निकालते हैं और यहां पे आयरन कितना एटम है? 3 एटम है, तो आप क्या करते हैं? रूल ये कहता है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप उसको x मान लीजिए। और जब आप x मान लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों आयरन को आप सेम मान लिए। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटाइट जो है एग्जिस्ट करता है FeO और Fe2O3 में। समझ में आ रहा है बात? ये फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो यहां पे क्या बोलेंगे? +2। और यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा +3। लेकिन अगर निकालने के लिए कहा क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। आप क्या किए? आप जनरल रूल लगा दिए यहां पे कि आयरन 3 है तो 3 × x, अब प्लस हो गया। ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो आप क्या किए? 4 × -2 = 0। यहां से जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/3। यही आप हैसो निकाले। अब बताइए आप यहां पे क्या किए? आप यहां पे जब इस रूल से आप निकालते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि तीनों आयरन हैसो आप सेम मान लिए, जो कि गलत हो गया। तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है। और ये निकला क्या? एवरेज निकल गया। ये क्या निकला? एवरेज निकल गया। तीनों आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज हो गया। अब ये एवरेज कैसे निकला? अब आप देखें, ये आयरन कितना है? 1 है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। तो जब आपको कहा जाए कि एवरेज निकालिए तो आप क्या करेंगे? यहां पे 1 × फिर आप क्या करेंगे? +2 फिर प्लस।
अब देखिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया वो आयरन कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2 इंटू फिर +3, और टोटल एटम कितना है, तो टोटल एटम आयरन 3 है, तो आप 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए तो 3 इंटू 2 6 हो गया, +2 8, तो ये कितना आ गया 8/3, तो यही तो आप एवरेज निकाल रहे हैं। तो सवाल समझ में आया सब लोग को कि अगर आपसे कहा जाता इस तरह का कंपाउंड में कि डिफरेंट डिफरेंट आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है, न कि ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज होता है। तो यही चीज आपको लिखाया गया है यहां पे कि इफ ए कंपाउंड हैव मोर देन 1 एटम ऑफ सेम टाइप of unknown oxidation number, then oxidation number is the average of oxidation state। यहां तक सब लोग को समझ में आया कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज होता है। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए, तो कंक्लूजन क्या निकला ये सब लोग को समझ में आ गया कि किसी भी कंपाउंड में जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल रहे हैं वह एटम एक से ज्यादा तरह का है, सेम टाइप का नहीं है तो तीनों आयरन, लेकिन क्या तीनों आयरन एक जैसा है, नहीं। यहां पर एक आयरन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और 2 आयरन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो जब आपका इस तरह के कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज होता है। ये बात सब लोग को समझ में आ गया। जहां पर भी सिंपल सा बात रखिएगा कि जहां पर भी अलग अलग एटम का ऑक्सीजन सेम टाइप, अलग अलग एटम ऑफ सेम टाइप, कहने का मतलब यहां पे आयरन 3 है और तीनों आयरन का अगर बोले कि अलग अलग आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तब आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान से सुन लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। यहां पर देखिए आया ना फ्रैक्शन, तो ये कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन हो सकता है बट ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। एक दूसरी बात कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप फार्मूला से नहीं निकाल सकते। जब भी निकालना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप है सो स्ट्रक्चर से निकालना होगा। तो इसको एक लाइन और आप लिख लीजिए कि इफ ए कंपाउंड हैव मोर देन 1 एटम ऑफ सेम टाइप ऑफ अननोन ऑक्सीडेशन नंबर, then the oxidation number of each atom separately is equal to oxidation state। अगर आपको अलग अलग एटम का सेम टाइप ऑफ एटम होना चाहिए, अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके नीचे आप लिख लीजिए कि द ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फार्मूला। अभी आपको बताया गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप कभी भी फार्मूला से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये जब भी कैलकुलेट होगा तो कैसे होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला से होगा। यानी कि अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो आपको उसका स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है बट ऑक्सीडेशन नंबर आपका फ्रैक्शन में हो सकता है। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। यहां तक हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जिस क्वेश्चन का हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे कि आईआईटी में 2011 में जी एडवांस का ये क्वेश्चन है इंटीजर टाइप, और उसमें टोटल है 7 क्वेश्चन था, जिसमें 3 क्वेश्चन का आंसर 5 ही था। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर्स of 2 types of sulfur atoms in Na2S4O6 is। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुआ उसको आप समझिए।
यहां पे पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस। अब डिफरेंस पूछा जा रहा है और यहां पे क्या कह रहा है, टू टाइप्स ऑफ सल्फर। देखिए सब बात दे दिया गया, तो जो कंसेप्ट अभी आपको बताया गया उस कंसेप्ट से अब आप बताइए क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहा जा रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सल्फर दिया हुआ है, 4 सल्फर दिया हुआ है, ठीक है। अब 4 सल्फर जो है चारों सेम टाइप का सल्फर नहीं है, इतना तो बात तय हो गया। क्योंकि अगर चारों सल्फर सेम टाइप का हो जाएगा तो आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो चारों सल्फर कितने तरह का है? तो 2 टाइप्स, मतलब 2 सल्फर एक जैसा है और 2 सल्फर एक जैसा है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर का कह रहा है डिफरेंस निकालिए, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस निकालना है। अभी आप बताइए। अब देखिए ऐसे अगर सिंपल सा बात किया जाए, जब Na2 यहां पर Na2S4O6 है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम टेट्राथायोनेट। अब आप फार्मूला से निकाल दीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो बताइए तो कितना हो जाएगा? यहां पे फार्मूला से जब आप निकालिएगा तो 12 माइनस 2 10/4, तो क्या आ जाएगा? यहां पे प्लस 2.5 आ गया फार्मूला से जब आप निकाले तब। और जब आप फार्मूला से ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल दिए तो आप क्या मान लिए? आप ये मान लिए कि चारों सल्फर है सो एक जैसा है, जो कि गलत हो गया। तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहा जा रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको क्या पता है कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तब आपको स्ट्रक्चर से ही निकालना होगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर पहले आपको लिखना होगा। अब कोई बच्चा बोले सर मेरे को तो स्ट्रक्चर लिखने ही नहीं आता है, तो ये केमिकल बॉन्ड में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो लिखने आना ही चाहिए, अगर नहीं लिखने आएगा तो आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकलेगा। अब यहां पर देखिए यही आपका सोडियम टेट्राथायोनेट का स्ट्रक्चर है। अब सवाल ये उठता है कि जो हम लोग करते थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये सल्फर और ये सल्फर दोनों सेम है कि डिफरेंट है, तो आप बोलेंगे कि सर दोनों सेम है। कैसे? तो सर दोनों तो सल्फर ही है। नहीं, दोनों सेम एटम होने के बावजूद भी कोई जरूरी नहीं है कि वह दोनों एटम सेम हो। दोनों एटम सेम का मतलब यहां पे बात किया जा रहा है कि दोनों एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो। यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर आपको डिसाइड करना होगा तो कैसे डिसाइड करना होगा? हाइब्रिडाइजेशन से। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या बताया थे? सिंपल कंसेप्ट, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ध्यान से सीखिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या है? तो बॉन्ड पेयर जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। सल्फर के चारों तरफ कितना बॉन्ड है? 6, और सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। तो सल्फर के चारों तरफ 6 बॉन्ड है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गया, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर सल्फर के पास लोन पेयर कितना है? 0। अब आइए बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर जो होता है सिग्मा बॉन्ड, तो सल्फर के चारों तरफ कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4। तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। अब आते हैं इस सल्फर के बारे में बात करते हैं कि इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इस सल्फर का जब हाइब्रिडाइजेशन का बात किया जाएगा तो फिर उसी तरह से इस सल्फर के चारों तरफ लोन पेयर कितना हो गया? 2। बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गया? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या बताया गया था? यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा, तो यहां पे -2 डेवलप होगा और यहां पे +2 डेवलप होगा। ठीक उसी तरह से ये सल्फर और ये ऑक्सीजन में, इस ऑक्सीजन के चलते इस सल्फर पे +2 चार्ज डेवलप होगा और ऑक्सीजन पे -2। ठीक उसी तरह से इस ऑक्सीजन के चलते इस सल्फर पे क्या चार्ज डेवलप होगा? +1।
और इस सल्फर के चलते इस सल्फर पे क्या चार्ज डेवलप होगा, तो +0। क्यों? क्योंकि दोनों सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। और जब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वली डिवाइड होगा। बात सब लोग को समझ में आ रहा है? तो यहां पे फाइनली क्या हो गया कि दोनों सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है सो सेम है। तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब इस सल्फर पे इस सल्फर के चलते कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा और न इस सल्फर पे इस सल्फर के चलते कोई चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा जा रहा था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो यहाँ पे आ गया +2। किसके चलते? इस ऑक्सीजन के चलते। इस ऑक्सीजन के चलते क्या हो गया? फिर +2। इस ऑक्सीजन के चलते क्या हो गया? +1। और इस सल्फर के चलते क्या हो गया? 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या कह लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि अभी बात हम सिर्फ इसका कर रहे हैं। तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया? +5। अब बात करते हैं इस सल्फर का। अब देखिए, ये सल्फर और ये सल्फर सेम है और ये सल्फर और ये सल्फर सेम है। और ये सल्फर और ये सल्फर में देखिए क्या हो रहा है। देखिए तो इस सल्फर और इस सल्फर का दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो क्या इस सल्फर और इस सल्फर के बीच में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा। यानी कि इस सल्फर के चलते इस सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इस सल्फर पे इस सल्फर के चलते ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब आइए फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 2 टाइप्स ऑफ जो सल्फर है, 2 टाइप्स ऑफ जो सल्फर है, 2 टाइप्स ऑफ सल्फर का मतलब ये हुआ कि एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 और दूसरे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ये दो डिफरेंट तरह का सल्फर है, उसका आप डिफरेंस बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 - 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5। तो यही क्वेश्चन आपका IIT 2011 में पूछा था। बोलिए कोई दिक्कत? तो यही आपका आंसर है, सो 5 हो गया। इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग? चलिए इसी टाइप का और हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन इन CH3Cl। अब देखिए फिर अब बात वही पे आ गई। यहां पे क्या कह रहा है? ईच कार्बन, यानी कि यहां पर CH3Cl में 2 कार्बन है और दोनों अलग अलग कार्बन है। निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर। निकालना क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी आपको बताया ना कि एक ही कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा सेम टाइप का एटम है और आपको बोल रहा है कि सबका अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। इसका मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। और फिर क्या बताया गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है फार्मूला से नहीं निकलता है। कैसे निकलेगा? स्ट्रक्चर से निकलेगा। इसका नाम क्या है? मिथाइल साइनाइड। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मिथाइल साइनाइड का स्ट्रक्चर लिखेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता चुके हैं। अब यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये दोनों कार्बन जो है सेम टाइप का है। सेम टाइप का मतलब क्या बोले? कैसे डिसाइड होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे डिसाइड होगा? हाइब्रिडाइजेशन से। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको बता दिया गया है कि किसी भी एटम के चारों तरफ एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। किसी भी एटम के चारों तरफ एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। इस कार्बन के चारों तरफ 2 पाई बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई, तो 2 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब हुआ कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है sp का सबसे ज्यादा, उसके बाद sp2 का, फिर sp3 का। क्यों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है डिपेंड करता है s कैरेक्टर पे। sp में है सो s कैरेक्टर 50% है, जबकि sp3 में s कैरेक्टर 33.33% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम नहीं है।
अब आइए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन में सबको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपने तरफ खींचेगा, तो तीनों हाइड्रोजन के चलते कैसा चार्ज डेवलप होगा, -3। अब आते हैं इस कार्बन और इस कार्बन में, ये दोनों कार्बन में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा, तो जैसे ही अपने तरफ खींचेगा तो इस कार्बन के चलते इस पर कितना चार्ज डेवलप होगा, +1, और इस कार्बन पे -1। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अब आते हैं इस कार्बन और नाइट्रोजन का बात करें तो कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा, तो अपने तरफ खींचेगा तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, -3, और कार्बन पे है सो +3। कार्बन पे कैसा हो जाएगा, +3, और नाइट्रोजन पे हो जाएगा -3। यानी कि अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका आंसर क्या हुआ, तो इसका आंसर है सो इस कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 और इस कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर है सो +2। बोलिए कोई दिक्कत। अब ठीक उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन इन, ये देखिए ये आपका मिथाइल साइनाइड है और NC है, NC का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहां पर भी देखिए क्या कहा जा रहा है, ईच कार्बन। समझ में आ रहा है बात। तो ईच कार्बन का मतलब क्या हुआ, निकालने के लिए बोला जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन निकालना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां पर आपका किसी भी कंपाउंड में कोई भी एटम एक से ज्यादा बार आया हो, ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि उसका अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इसका मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है, स्ट्रक्चर से, फार्मूला से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ही नहीं सकते। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर लिखना होगा। यहां पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर जब हाइब्रिडाइजेशन का बात किया जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे देखिए sp3 है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा तो -3, और ये कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके चलते यहाँ पे +1, और नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, -1। -1 किसके चलते, इस कार्बन के चलते। अब आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ये नाइट्रोजन और कार्बन में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। याद कीजिए आपको रूल जब पढ़ा रहे थे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक दिन अलग से डिस्कस ही किए थे। उसमें क्या बताए थे कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ डायरेक्टेड है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ डायरेक्टेड है, तो वहां पे आपको क्या मानने के लिए बोले थे, वहां पे ये मान लीजिए कि वहां पे कोई बॉन्ड ही नहीं है, उसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो जब उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। और जब नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन का कम, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, नाइट्रोजन पे -2 चार्ज डेवलप होगा, और कार्बन पे है सो +2 चार्ज डेवलप होगा। यानी कि इस नाइट्रोजन का आ गया -3, इस कार्बन का आ गया -2, और इस कार्बन का आ गया +2। यानी कि हम लोग आंसर में कह सकते हैं कि इसका भी आंसर जो है -2 और +2 ही होगा। बोलिए कोई दिक्कत। एक और मेथड है जो कि आपको फिर केमिकल बॉन्ड में डिस्कस कर दिया गया था, वहां पे आपको बताया गया था कि कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो आप उसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद आ रहा है कुछ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जो डोनर एटम होता है उस पर प्लस चार्ज डेवलप होता है, और जो एक्सेप्टर एटम होता है उस पर माइनस चार्ज डेवलप होता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहां से भी आप निकालिएगा तो वही आएगा। इस कार्बन पे देखिए तीनों हाइड्रोजन के चलते क्या हो गया, -3। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसके चलते यहां पे क्या आ गया, +1।
अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कोई अपने तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया +3। अब देखिए +3 और -1 +2 आ गया, -3 और +1 क्या आ गया -2, तो -2 और +2। नाइट्रोजन का यहाँ पे देखिए इस कार्बन के चलते कैसा चार्ज डेवलप होगा, तो इस कार्बन के चलते यहाँ पे -1, और ये तीनों कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उसके चलते फिर -3, तो -3 -1 कितना हो गया -4, अब +1 फिर -3, तो यहां पर भी तो वही चीज हम लोग निकाले थे, -1 और -2 -3। तो एक मेथड आपका ये है कि आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसको कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन सल्फर इन Na2H2O3 इज x, जहां x क्या कह रहा है <0, और क्या कह रहा है कि एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर सल्फर इज y, जहां y <0, देन फाइंड y + 2x। तब आपसे कह रहा है कि y + 2x का वैल्यू निकालिए। तो जो आप सीखे, ठीक है, उसके बेसिस पे आप लोग खुद निकालिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या देखना है, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, वन सल्फर का है सो x है और दूसरे सल्फर का y, पता चल गया ना। इसमें 2 सल्फर है और दोनों सल्फर क्या है डिफरेंट है, कैसे पता चला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है x है, दूसरे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है y है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपाउंड में दोनों सल्फर अलग है और अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहा जा रहा है। समझ में आ रहा बात। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम कोई जानते हैं, इसका नाम क्या होगा। जैसे देखिए इसका नाम जो होता है सोडियम सल्फेट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं सोडियम सल्फेट, तो इसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। अब सवाल ये उठता है कि थायो क्यों लगा, थायो क्यों लगा। तो देखिए सोडियम जो सल्फेट है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो इसमें क्या होता है ऑक्सीजन को हटा करके, ये सोडियम सल्फेट है, ऑक्सीजन को हटा करके अगर इसके जगह पे आप सल्फर लगा देंगे तो यही कहलाएगा सोडियम थायोसल्फेट। समझ में आ रहा है बात। ऑक्सीजन को हटा कर करके आप यहां पे अगर सल्फर लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। अब आपको देखिए क्या कह रहा है कि 2 सल्फर है, एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x और दूसरे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर y। अब देखिए सवाल अब ये उठता है कि क्या ये दोनों सल्फर एटम सेम है या डिफरेंट है। कैसे डिसाइड होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे डिसाइड होता है, हाइब्रिडाइजेशन से। अब आपसे यहां पे पूछा जाए कि इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अभी आपको बताए थे। कैसे डिसाइड करते हैं, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सल्फर के चारों तरफ 6 बॉन्ड है, तो इसका मतलब लोन पेयर 0, और बॉन्ड पेयर कितना, बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड को। तो सल्फर, इस सल्फर के चारों तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 + 0 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। अब बात हम लोग करते हैं इस सल्फर का कि इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इस सल्फर के चारों तरफ कितना बॉन्ड है 2, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी कि लोन पेयर 2 हो गया। बॉन्ड पेयर कितना, तो इस सल्फर के चारों तरफ 1 बॉन्ड पेयर है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड 1 है, तो लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। तो इतना तो पता चल गया कि जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये सल्फर और ये सल्फर का दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम नहीं है। समझ में आ रहा है बात। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए अब कैसे होगा सो समझिए। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाह रहे हैं, तो इस सल्फर का और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस ऑक्सीजन के चलते +2, इस ऑक्सीजन के चलते +1, इस ऑक्सीजन के चलते +1,
और ये सल्फर के चलते थी, सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो इस सल्फर पे -2 और इस सल्फर पे +2। समझ में आ रही बात? तो यहां पर क्या हुआ, +2 +1 +1 +2 यानी कि +6, और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2। और आपको क्या कह रहा था, y + 2x निकालना। तो x क्या था, x आपका निगेटिव है और y आपका पॉजिटिव है। x का वैल्यू आ गया -2 और y का वैल्यू आ गया +6। तो यहां पे अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो देखिए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y + 2x। अगर y + 2x हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y मेरा कितना आ गया, y आपका पॉजिटिव यानी कि 6, और x कितना आ गया, -2, और कितना है 2 टाइम्स, तो 2 प्लस साइन के साथ 2 × -2 कितना आ गया 6, और -4 2 आ गया। तो इसका आंसर है सो आपका 2 आ गया। तो इतना सारा एग्जाम्पल आपको बताया गया और इतना से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होता है। कब सेम हम लोग बोलेंगे, तो जब किसी कंपाउंड में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वह एक ही एटम है, तब हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है। बट अगर किसी कंपाउंड में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जिस एटम का, वह एटम एक से ज्यादा बार आया हो और आपको कहा गया कि अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए सेम टाइप एटम का, तब वहां पे आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलिए सब लोग को क्लियर हो गया? चलिए आज यहीं पे क्लास फिनिश कर रहे हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।